सर्वप्रथम ज्योतिबा फूले जी, छत्रपति साहू महाराज जी, परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, वाम से DSO, BSc के जन्मदाता माननीय कांशीराम साहब को नमन करते हुए तथा बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज नवी मुंबई में इस सभागृह में मीटिंग में उपस्थित नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री राम जी गौतम जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, पहली बार नेशनल कोऑर्डिनेटर बनने के बाद महाराष्ट्र में बता रहे हैं। महाराष्ट्र की तरफ से, आप सबकी तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। उपस्थित महाराष्ट्र के प्रभारी प्रमोद रैना जी, महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष एडवोकेट संदीप ताजले जी, प्रदेश के महासचिव प्रशांत इंगले जी, श्री राम सुमेर जायसवाल जी, पंडित गोडके जी, मंच पर बैठे हुए सभी हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी, सामने बैठे हुए सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, सम्मानित साथियों, अभी मेरे से पूर्व हमारे सम्मानित साथियों ने अपने विचार व्यक्त किए। समय काफी हो चुका है, मैं ज्यादा विस्तार से अपनी बात न करके संक्षिप्त में अपनी बात रखूंगा। सम्मानित साथियों, हमारे देश में हजारों साल से जिन महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी सामाजिक परिवर्तन की, आज इस लड़ाई को पूरे देश में हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी लड़ रही हैं। क्योंकि पूरे देश में एक ही पार्टी, एक ही नेता साहू फूले अम्बेडकर की विचारधारा को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। हमारे नेता बहन मायावती जी BSc के माध्यम से, बाकी पार्टियां तो सिर्फ बाबा साहब का नाम लेती हैं हमारा वोट देने के लिए, बाकी बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम नहीं करती हैं। बाबा साहब की विचारधारा को यदि किसी ने बढ़ाया है पूरे देश में, तो माननीय कांशीराम साहब ने इसी महाराज से शुरुआत करके पूरे विश्व में महापुरुषों के सम्मान में और बाबा साहब की विचारधारा को, साहू फूले अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब को तो पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि बाबा साहब ने जो भारतीय संविधान बनाया और भारत का संविधान दुनिया के संविधानों में सर्वश्रेष्ठ है। जब संविधानों की गिनती होती है तो बाबा साहब का नाम जरूर आता है। तो बाबा साहब को तो पूरी दुनिया जानती थी, किंतु ज्योतिबा फूले जी को और छत्रपति साहू महाराज जी को महाराष्ट्र के आगे कोई नहीं जानता था। धन्य माननीय कांशीराम साहब को, कांशीराम साहब ने इन महापुरुषों की पहचान कराई। और सम्मानित साथियों, जैसा कि रैना जी कह रहे थे कि जिस कौम का इतिहास नहीं होता उसका पतन हो जाता है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाकर इतिहास की रचा, पुराने इतिहास को जिंदा किया और हजारों साल के लिए नया इतिहास बना दिया। कैसे पुराने इतिहास को कैसे जिंदा किया और आगे के लिए कैसे हजारों साल के लिए नया इतिहास बना दिया। जब बहन जी उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी, उन्होंने कम से कम 15-20 जिले नए बनाए और महापुरुषों को आदर सम्मान देने के लिए उनके नाम से जिलों के नाम रखे, जैसे ज्योतिबा फूले नगर, छत्रपति साहू महाराज नगर, भीम नगर, अम्बेडकर नगर, ज्योतिबा फूले नगर, फिर बुद्ध नगर। जब महापुरुषों के नाम से जिले बने तो महापुरुषों का इतिहास जिंदा हुआ और आने वाले समय के लिए हजारों साल का इतिहास भी बना। और हजारों साल के लिए इतिहास
कि दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क बहन जी ने लखनऊ में बना के स्थापित किया। दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय दलित प्रेरणा केंद्र जो नोएडा के अंदर बनाया है, एक इतिहास कायम हो गया हजारों साल के लिए। और बहन जी ने जितने नए जिले बनाए उन सब जिलों की बिल्डिंग एक जैसी है। यदि आप उत्तर प्रदेश में जाओगे तो ऐसा लगता है जैसे सम्राट अशोक काल आ गया हो, सारी बिल्डिंग इसी के ऊपर बना है। ये हजारों साल के लिए नया इतिहास बना दिया बहन जी ने। यह याद रहेगा कि किसने बनाए थे ये जिले, किसने बनाई थी ये बिल्डिंग, किसने बनाए थे ये पार्क, किसने बनाए थे ये अस्पताल, किसने बनाए थे इतने बड़े विश्वविद्यालय। तो इतिहास कायम हो गया कि बहन मायावती जी ने बनाए थे। तो हजारों साल के लिए महापुरुषों के सम्मान में बहन जी ने नया इतिहास बना दिया साथियों। कब बनाया? जब उत्तर प्रदेश के लोगों ने बाबा साहब की बात को माना। उत्तर प्रदेश के लोगों ने बाबा साहब की बात को माना, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि तरक्की का रास्ता, तरक्की यदि आपको करनी है तो सत्ता की चाबी अपने हाथों में लेनी होगी। उत्तर प्रदेश के लोगों ने बाबा साहब की बात को मानकर एक बार नहीं 4 बार सत्ता की चाबी अपने हाथों में ली और एक नया इतिहास रच दिया और महापुरुषों का सम्मान भी कर दिया। आप लोगों को भी उत्तर प्रदेश की तरह बाबा साहब की बात को मानना होगा। हम सब बाबा साहब के अनुयायी हैं, आप भी बाबा साहब के अनुयायी हैं। बाबा साहब को आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। और उत्तर प्रदेश का हर SC/ST के लोगों को बाबा साहब को मानना चाहिए, क्योंकि आज जो भी कुछ मिला है हमें उनकी बदौलत मिला है हमें। किंतु महाराष्ट्र के अंदर हम बाबा साहब की तो बात करते हैं, 5 साल बाबा साहब की बात करेंगे और चुनाव वाली रात को हम बाबा साहब को भूल जाएंगे और गांधी को याद कर लेंगे। यही खतरनाक बात है आपके लिए, यही ठीक नहीं है आपके लिए, ये ठीक नहीं है। क्योंकि जब 5 साल तक बाबा साहब को याद करते हो तो चुनाव वाली रात को और बटन दबाते समय भी बाबा साहब को याद करके हाथ का ही बटन दबाना चाहिए, दूसरा बटन नहीं दबाना चाहिए। क्योंकि जो आज हाथी है ये माननीय काशीराम साहब की देन है, जो चुनाव तुमको मिला हुआ है। यदि बाबा साहब DSP ना बनाए होते तो पता नहीं हाथी कहाँ होता बाबा साहब का। क्योंकि बाबा साहब ने जो हाथी चुनाव चुना था और पार्टी के नीले का रंग झंडा नीला रंग चुना था झंडे का, तो बड़ा सोच समझ कर चुना था। बाबा साहब ने हाथी चुनाव के लिए इसलिए चुना था कि मेरा समाज अनपढ़ है, भोला भाला है, जब वोट डाला जाएगा तो बैलेट पेपर में हाथी बिना चश्मे के भी चमक जाएगा, आराम से मोहर लगा देगा। उस समय मोहर लगती थी, इसलिए हाथी चुनाव चुना था। बाबा साहब ने नीला रंग इसलिए चुना था कि मेरा समाज बड़ी तादाद में है, जब मेरा समाज हाथ में नीला झंडा लेकर के निकलेगा तो जमीन से आसमान तक नीला ही नजर आएगा, इसलिए बाबा साहब ने नीला झंडा रंग चुना था। तो धन्यवाद माननीय काशीराम साहब को। यदि बाबा साहब हाथी को नए होते तो पता नहीं हाथी किसके पास होता। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर तो जो बाबा साहब ने मसौदा तैयार किया था, RPI बनी और RPI के कई टुकड़े हो गए, आज तक रिकॉग्नाइज नहीं हो पाई कोई सी RPI, और पता नहीं हाथी भटक जाता। धन्यवाद माननीय काशीराम साहब का। काशीराम साहब ने इसी पुणे के अंदर बहुजन समाज पार्टी की शुरुआत की से BS4 से, और आज हाथी आपके पास है, राष्ट्रीय पार्टी है, और आज धन मायावती जिसका नेतृत्व कर रही है, और 4 बार उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है उसमें सरकार बना चुकी है। तो सम्मानित साथियों, आप लोगों को भी उत्तर प्रदेश की तरह आप लोगों को जो बाबा साहब ने जो आपको वोट का अधिकार दिया है, उस वोट के अधिकार का सही इस्तेमाल करो। अपनी पार्टी को वोट दो, अपने लिए वोट दो। आप दूसरों के लिए वोट देते हो, दूसरों को आमदार खासदार बनाते हो, पार्षद बनाते हो। अरे अपना ही आमदार बनाओ, अपना खासदार बनाओ, अपना पार्षद बनाओ, तो तुम्हारा काम होगा, सत्ता की चाबी तुम्हारे हाथ में आएगी। सम्मानित साथियों, आज आपको सोचना पड़ेगा। आज का जो वातावरण चल रहा है, आज का जो माहौल है, आज हमें उस पर प्रकाश डालना आवश्यक है। उस पर हमें गंभीरता से सोचना बहुत जरूरी है। आज के हालात ठीक नहीं है, क्योंकि परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो हमको भारतीय संविधान दिया, और भारतीय संविधान में जो हमको अधिकार दिए थे, बाबा साहब ने आज धीरे धीरे करके हमारे सारे अधिकार समाप्त किए जा रहे हैं। आज संविधान को समाप्त करने की साजिश रची जा रही है। फिर वही 100 साल पुराना मनुवादी संविधान लादने की कोशिश की जा रही है। यदि आज हम नहीं जागे तो हमारे हाथों से हमारा संविधान चला जाएगा। यदि आपको संविधान बचाना है तो आपको बहुजन समाज पार्टी की सत्ता लाना बहुत जरूरी है, नहीं संविधान बचने वाला नहीं है। बहन जी के हाथों को मजबूत करना बहुत जरूरी है, नहीं संविधान बचने वाला नहीं है। और दूसरा जो सबसे बड़ा हमारा अधिकार
आरक्षण, जो बाबा साहब ने बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद हमको आरक्षण दिलाया, आज हमारा आरक्षण समाप्त होता चला जा रहा है। क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बहुत सारे प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और केंद्र में बनी बीजेपी की सरकार धीरे धीरे करके हमारा आरक्षण समाप्त कर रही है। क्योंकि सारे सरकारी विभाग, सारे सरकारी सेक्टर वो प्राइवेट को देती चली जा रही है, सबका निजीकरण करती चली जा रही है, और निजीकरण करते समय आरक्षण की व्यवस्था नहीं की जा रही है। जब सारा का सारा प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा, जो वर्तमान में आज कार्यरत सरकारी कर्मचारी हमारे SC ST OBC के जब ये रिटायर होंगे और नई भर्ती शुरू होंगी तो सब प्राइवेट सेक्टर में होगा, तो हमारा एक भी बंदा नहीं रखा जाएगा SC ST OBC का, हमारे बच्चों को क्या मिलेगा फिर? इसलिए ये बहुत गंभीर समस्या आज हमारे सामने, SC ST OBC के लोगों के सामने हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में होने जा रहा है। यदि आज हम नहीं जाएंगे तो हमारा आरक्षण खत्म हो जाएगा। इसलिए हमको आने वाले समय में 2024 में इस प्रदेश से भी और पूरे देश से कांग्रेस, बीजेपी, एनसीपी को और शिवसेना को उखाड़ करके फेंकना होगा, नहीं तो तुम्हारा आरक्षण नहीं बचेगा। क्योंकि ये सब एक है, एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना, बीजेपी सब एक ही है, ये अलग अलग नहीं है। ये हमारे आरक्षण को खत्म करने के लिए सब एक हो जाते हैं। आज जब आरक्षण खत्म हो रहा है तो ना एनसीपी बोल रही है, ना कांग्रेस बोल रही है, ना शिवसेना बोल रही है, आज बीजेपी हमारा आरक्षण खत्म कर रही है। तो इसलिए सम्मानित साथियों, ये गंभीर समस्या हमारे सामने। दूसरा, आप देख रहे होंगे सरकार मनमानी कर रही है, प्रचंड बहुमत है, तो ये नहीं है कि विपक्ष की मत सुनो, विपक्ष की बिना सुने सत्ता पक्ष ने केंद्र में तीन कृषि कानून पास कर दिए जो किसानों के विरोध में है, और किसान 3 महीने होने जा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरी ठंड निकल गई, दिल्ली के कई बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं और सरकार को सुन नहीं रही है। ये आज पूरा देश बेचा जा रहा है, पूरा देश बेचा जा रहा है। किसान अपनी जमीन का मालिक नहीं होगा। जैसे हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार उद्योगपतियों के हवाले कर रही है, फिर सबको गुलाम और लाचार बनाना चाह रही है। तो सम्मानित साथियों, हमें जागना होगा, सोचना होगा। आपके थाने में, आपके नवी मुंबई में चुनाव है महानगर पालिका का, आप लोगों को बड़ा सोच समझ करके निर्णय लेना होगा। अपने पार्षद ज्यादा से ज्यादा जिताने होंगे, क्योंकि जब हमारे पार्षद जीत कर जाएंगे तो कम से कम आवाज उठाने के लिए महानगर पालिका में अपने आदमी तो होने चाहिए, तभी तो आपकी गलियों का, आपके मोहल्ले का विकास होगा। इसलिए तो आपके मोहल्ले गली का विकास नहीं होता क्योंकि आपके पार्षद आपकी पार्टी के चुनकर नहीं जाते। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि आप लोग अपने ज्यादा से ज्यादा पार्षद जिताने का काम करेंगे, सभी सीटों पर अपने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी खड़ा करने का काम करेंगे। जो हमारे यहाँ के नवी मुंबई के हमारे पदाधिकारी जो इधर बैठे हुए हैं, सामने बैठे हुए हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि अभी से आप लग जाइए, एक एक वार्ड में कम से कम 2-2, 3-3 लोग तैयार करो, जो ठीक को जीतने वाला हो उसको चयन करके आप हमारे प्रदेश की कार्यकारिणी को सौंपेंगे और तब उसको सिस्टमैटिक ढंग से आप खड़ा करेंगे। आपको जिताना होगा और बड़ी मेहनत के साथ आपको लगना होगा। बहुत समय हो गया आप दूसरों को जिताते हुए, अब आपको अपने ही पार्षद को जिता कर लाना होगा। सम्मानित साथियों, आज बहन मायावती पूरे देश में संघर्ष कर रही है। कैसा दौर गुजर रहा है, अभी कोरोना से आप गुजरे, फिर दोबारा कोरोना शुरू हो गया, मुंबई में सुना कि बड़ी तेजी से शुरू हो रहा है, उससे भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा साथियों, देखभाल करके चलना पड़ेगा। क्योंकि सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में नुकसान हुआ था कोरोना का, सबसे ज्यादा केस यहाँ पर पाए गए थे, और सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर आपके महाराष्ट्र में ही थे जो पूरे देश में पैदल चलकर हजारों किलोमीटर बेचारे चल करके गए, कुछ रास्ते में मर गए। और सबसे ज्यादा यदि किसी का नुकसान अनहानि कष्ट हुआ तो प्रवासी मजदूरों को हुआ, वो हमारे ही समाज के थे सबसे ज्यादा। तो फिर ऐसा हमारे सामने नहीं आए तो बड़ा सोच समझ करके आपको चलना होगा, अपने को बचाना होगा कोरोना से भी। आज भी जो हमने मीटिंग की है, कोरोना को ध्यान में रखते हुए जैसा सिटिंग किया है हमारे कार्यकर्ताओं ने, उसी को ध्यान में रखते हुए किया है सम्मानित साथियों। तो मैं अपने सभी जो नवी मुंबई के हमारे पदाधिकारी हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़े सिस्टमैटिक ढंग से कोरोना का ध्यान में रखते हुए ये मीटिंग का संचालन किया है, वो बधाई के पात्र हैं। और आने वाले चुनाव में आप मेहनत से चुनाव लड़ेंगे
और पार्षद जिता कर लाएंगे। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय